हाय, कभी सोचा है इंडिया में मॉनसून हमेशा जून टू सितंबर ही क्यों आता है? अर्थक्वेक आते ही धरती क्यों हिलने लगती है? और कैसे ओशंस के अंदर भी माउंटेन्स हो सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस सुनने में, सोचने में क्यूरियस लगते हैं, पर इनके पीछे की साइंस और टेक्निकलिटी ज्योग्राफी में छुपी है। इनफैक्ट यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो क्यूरियोसिटी को कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट करने को कहता है। Hi everyone, I'm Soumya and welcome to Think Basic Folks. तो सच बताओ, कमेंट्स में जब हम ज्योग्राफी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? माउंटेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, यही सब, राइट? बट जैसे ही यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने जाओ तो हमें मिलता है पहला शॉक कि ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्री, फीचर्स ऑफ साइक्लोन्स, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना होता क्या है? हमने तो स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा ये ज्योग्राफी में। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर जब हमें सिंपल दिखने वाला सब्जेक्ट सडनली डीप, बोरिंग और टीडियस लगने लगता है। That's why today I will be sharing with you with my own journey of 4 mains and 2 interviews कि कैसे मैंने भी आपके जैसे सेम डिफिकल्टी ज्योग्राफी में एज अ बिगिनर फेस किया, स्ट्रगल किया, बट विद टाइम अपनी ही गलतियों से समझा कि प्री हो या मेंस, ज्योग्राफी में मार्क्स ना रोट लर्निंग से नहीं बल्कि विजुअल इमेजिनेशन एंड कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग से ही मिलते हैं। तो आई डोंट वांट कि आपका भी प्रेशियस टाइम इसी स्ट्रगल में चला जाए, आप भी वही मिस्टेक्स रिपीट करो। इसलिए आज बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि ज्योग्राफी को प्री और मेंस दोनों के लिए एक साथ कैसे और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? बट यस, आगे बढ़ने से पहले We all know that prelims is over and now is the time for mains preparation. यही टाइम हमारे लिए golden window है to start and master answer writing. Because let me tell you, mains exam ना अब सिर्फ knowledge का गेम नहीं रह गया है, but rather it has become the pure game about how you express your knowledge under pressure in just 250 words within those 7 minutes in the exam hall. See, you will also relate to this कि बहुत बार ना हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है, कंटेंट हमें अच्छे से आता है, बट स्टिल हम उसे सही तरीके से कम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी नीड द डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर विच आई विल सजेस्ट यू टेक्स्ट बुक पास अली प्रोग्राम, जहां डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को भी एड्रेस किया जाता है टू ब्रिंग दैट वेरी एक्स फैक्टर इन योर प्रिपरेशन। Not only this, you will also get here last 6 years mains solved previous year questions apart from the 20 mains test just to analyze your performance. Here also you will be provided with the daily newspaper editorial analysis as well, which is actually considered the backbone for your entire mains preparation. So इस program को अभी join करो as the sale is going on using my code THINK22 to get straight 10% discount. Link और code description में mentioned है. So join the program and feel the difference yourself. सो नाउ, एक कॉमन मिस्टेक जो हम एज अ बिगनर और इवन एज एन एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट करते हैं, इसकी डायरेक्टली सब्जेक्ट की बुक पढ़ने लगना, बुक की हर लाइन को रटने लगना, बिना समझे कि जिसके लिए आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्जाम की डिमांड क्या है। बिकॉज यहीं पर ना टॉपर और एवरेज एस्पिरेंट के बीच का मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ये मिस्टेक आपसे ना हो, इसलिए आई शेयर विद यू माय एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्री एंड मेंस बोथ। तो देखो, यहाँ प्रीलिम्स में लास्ट 10 इयर्स में ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस किस साल में पूछे गए, ये उसका एक सिंपल सा टेबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिससे हम ये समझ सकते हैं दैट सिंस लास्ट 10 इयर्स में ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। यानी ऑन एन एवरेज आपको 9 से 11 क्वेश्चन तो हर साल प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से मिलेंगे। But the point to note here is that since last 4 years, since 2022 ना, ये जो एवरेज है ये अब बढ़ चुका है। 9 से 11 की जगह ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन हर साल ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, 15 में से आपके आराम से 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक, अब अगर हम प्रीलिम्स में ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि ज्योग्राफी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी से तो होते हैं, लेकिन मोर देन 75% ऑफ द क्वेश्चंस ना आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चंस आपके देखो, इसी साल के हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस या तो पूछे जाते हैं सीधा एनसीईआरटी से। फॉर एग्जांपल, ये आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस के रिगार्डिंग वाला क्वेश्चन हो गया जो इस साल 2025 में पूछा था। देन कुछ क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल टाइप के होते हैं कि जहां पे आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आप उसको अप्लाई करो।
फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देखो जो 2025 फिल्म्स में ही पूछा था, डे गेन और डे लॉस वाला, साइबेरियन अलास्का वाला क्वेश्चन। देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करते हो तो आप आराम से ये क्वेश्चन 2022 2023 में टर्मिनल प्रोडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये प्रीलिम्स से पूछ चुके हैं, इसको आप आंसर कर सकते हो। एंड देन कम्स द नेक्स्ट बैच ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, बिकॉज ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस तो 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो एंडीज माउंटेन वाला क्वेश्चन हो गया जो पूछा हुआ है 2025 में। देन इक्वेटर पासिंग थ्रू विच ऑफ दीज 3 वाटर बॉडीज वाला क्वेश्चन हो गया, ये जो पूछा हुआ है। तो इस तरीके के आपको कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, करंट बेस्ड एंड मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये 4 तरीके के नेचर ऑफ क्वेश्चंस ज्योग्राफी में देखने को मिलेंगे। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का भी देखो लास्ट 10 इयर्स में कितने क्वेश्चंस ज्योग्राफी से पूछे हैं यूपीएससी ने एंड उनका क्या वेटेज रहा है वो मैंने यहाँ इस टेबल में मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको समराइज करके समझें तो आप सीधे सीधे देख सकते हो दैट सिंस लास्ट 10 इयर्स 74 क्वेश्चंस यूपीएससी ने ज्योग्राफी से पूछे, यानी हर साल आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी से मिलेंगे ही मिलेंगे मेंस जीएस1 के पेपर में, जो कि अराउंड 80 to 90 मार्क्स के होंगे। लेकिन अब ये जो 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ये किस तरीके से यूपीएससी पूछता है, दैट इज द ट्रिकीस्ट पार्ट। अगर आपने इसको एनालाइज करके डिकोड कर लिया देन द गेम्स बिकम इजी। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्पिरेंट्स ना सिर्फ बुक बाय बुक पढ़ने में लगे रहते हैं, उनका टारगेट होता है कि बस ये बुक खत्म कर ली, नेक्स्ट पढ़ लो, ठीक है, वो खत्म कर लो, फिर जीसी लॉन्ग पढ़ लो, फिर कुछ और पढ़ लो, फिर बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हो और हो गया। ऐसा नहीं है, आप लगाओ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, बुक भी पढ़ो, लेकिन जब तक आप एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, चीजों को समझ नहीं पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हो, फिर आप जो भी पढ़ रहे हो उसका हर एक चीज का नोट्स बना रहे हो। वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे आपको एक्चुअली नोट्स बनाना है ज्योग्राफी में, कैसे समराइज करना है ज्योग्राफी में। जब तक आपको की थीम्स समझ नहीं आ रही है, आपको की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कि बार बार यूपीएससी वहीं से पूछे जा रहा है, तब तक आप चाहे 100 चीजें पढ़ लो, पूरी समंदर पढ़ लो, लेकिन यूपीएससी तो एक पर्टिकुलर चीज ही अगर पूछ रहा है तो उसे तो पढ़ो सही से यार। जब रिवाइज करने का टाइम आएगा उसे तो करो ना रिवाइज, तभी तो फायदा है ना ज्योग्राफी पढ़ने का। आप पढ़ रहे हो पूरी बुक, लेकिन यूपीएससी लास्ट 10 इयर्स में से मान लो क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन देता है, हर साल देता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको, चाहे प्री हो या मेंस हो, आपको मिल जाएगा क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर। लेकिन आप पूरी बुक पढ़ने में लगे हो, आपको यही नहीं पता है कि क्लाइमेटोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, आप बस उसको पढ़ के निकल गए। फिर जब आप वहां पे एक्चुअली एग्जाम में चाहे प्री हो या मेंस आंसर करने के लिए बैठ रहे हो ना, तब आप रिकॉल करो यार क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था क्या पढ़ा था। अरे अगर क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट था तो उसको एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट की थीम्स है उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आगे करेंगे किसी टाइम में। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर वीडियो बनानी है या नहीं। लेकिन जब तक आप इंपॉर्टेंट थीम्स को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करके नहीं जाओगे तो फिर कैसे आपका परफॉर्मेंस निकल के आएगा, कैसे आप अपना बेस्ट पोटेंशियल डिलीवर कर पाओगे एग्जाम में। आप खुद सोचो एक बार इस चीज को। दैट्स वाई मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते हुए चलूं ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। ऐसा नहीं कि आप उस चीज में पूरा ही इन्वेस्ट टाइम करते जा रहे हो, 2-2 3-3 महीने सिर्फ एनालिसिस में ही निकल गए तो पढ़ने का तो टाइम ही नहीं बचा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक ओवरव्यू भी मिल सके कि हाँ भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे किस लाइन पे अपनी प्रिपरेशन को टारगेट करना है। सो दिस इज द पर्पस हियर ऑफ डूइंग दिस पार्ट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को या तो स्किप कर देते हैं या देखते ही नहीं है, उनको बस रिसोर्सेज से मतलब है, डीवाई स्ट्रैटेजी से मतलब है। बट एक्चुअली आई विल टेल यू दिस पार्ट इज more important than any device strategy or than any resources you're trying to watch on YouTube। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे मेंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें ना, तो देखो सिंपल जो फोकस आपका ज्योग्राफी में होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी कीवर्ड आपका सिलेबस पे मेंशन है उसके ऊपर भाई आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये सुनामी वाला क्वेश्चन ही देखो, 2025 इसी साल के जीएस1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुनामी होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसको आप एग्जाम्पल के साथ बता दो। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपने सुनामी को ढंग से डिकोड ही नहीं किया है, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर ही नहीं सकते ना, सीधी सी बात है। देन सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे प्रीलिम्स में आते थे एनालिटिकल क्वेश्चंस, वैसे यहाँ पे भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। जो भी जियोफिजिकल फिनोमेना आपके मेंशन है सिलेबस में, उन सारे फिनोमेना के क्या कॉजेज हैं, क्यों वो होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनका, क्या इंपॉर्टेंस है, उनके होने का क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लाइमेट चेंज वाला क्वेश्चन देखो कि क्लाइमेट चेंज और जो सी लेवल राइज है वो कैसे मेनी आइलैंड नेशंस को अफेक्ट कर रहा है, उसको हमें विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। तो आप यहाँ पे बहुत आराम से मालदीव्स हो गया या मॉरिशस हो गया, उसका एग्जाम्पल लिखते हुए प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब तक आपने एनालिसिस नहीं किया क्लाइमेट चेंज बस आप पढ़ के चले गए कि होता क्या है, लेकिन जब तक आपने समझा नहीं कि ये कैसे हो रहा है,
इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आइलैंड नेशंस पे हो गया या कोस्टल रीजन्स पे हो गया या पॉपुलेशन इन जनरल हो गया, तो तब तक देयर इज नो पॉइंट ऑफ आपका कोई टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा ज्योग्राफी में। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर करंट बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन इसी साल 2025 GS1 का ही मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ कि कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड ड्रोन्स हैं उनको हम एरियल मैपिंग में यूज कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन का जब आप आंसर कर रहे हो तो आप अगर अवेयर हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन उठाया हुआ है स्वामित्व स्कीम से। आप उस स्कीम को यहाँ मेंशन कर सकते हो। ये स्कीम क्या थी? इट वाज अबाउट मैपिंग द रूरल प्रॉपर्टीज यूजिंग द ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइडिंग द प्रॉपर्टी कार्ड्स टू विलेजर्स, ताकि ना डिस्प्यूट्स ना हो, जो आपस में लड़ भिड़ते हैं, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं कि नहीं ये तो मेरी जमीन है, नहीं ये मार्जिन से मेरी जमीन है, उस मार्जिन से तुम्हारी है, पड़ोसी कह रहे हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, कब्जा किए जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। उससे बेटर क्या है, आप एरियल मैपिंग कर लो। ठीक, तो उसके लिए स्वामित्व स्कीम आई थी और अब ये बाय द वे अर्बन एरियाज के लिए भी प्लान की जा रही है। तो सिंपली आप अपने करंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी स्कीम्स का यूज हो गया, या न्यूज़पेपर में आपने कोई एग्जांपल गो थ्रू किया, या कोई जस्ट छोटी सी 2-3 लाइन की केस स्टडी अगर आप वहां मेंशन कर सकते हो, योर आंसर विल बिकम ब्यूटीफुल एंड इट विल गेट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स। सिंपल सी बात है, आंसर लिखते वक्त जितना आप एग्जामिनर के लिए आसान बना सकते हो ना अपना आंसर पढ़ना समझना, और कुछ उसे हल्का सा तड़का दे सकते हो ना अपने आंसर में, दैट्स द एंटायर गेम अबाउट यूपीएससी मेंस, जो बहुत टाइम लगता है डिकोड करने में लोगों को एंड अल्टीमेटली कर भी नहीं पाते। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये गलतियां देखो मैं कर चुकी हूँ। अगर मैं कर चुकी हूँ तो आपको क्यों ही करनी है ये गलतियां? सो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपके एनरिचमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो अभी मैंने आपको बताया कि यार अपने आंसर्स में एग्जांपल्स कोट करो। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जैसे आपके अर्थक्वेक या सुनामीज के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, या अभी जो स्वामित्व वाला हमने एक एग्जाम्पल देखा स्कीम का, उसे लिखो। और जहां हो सके मैप बनाओ, प्लीज मैप बनाओ। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में क्या, आप जहां पे जिस भी क्वेश्चन में कोई भी चीज को कम से कम 40-50 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने से बेटर है उसको अगर आप मैप के थ्रू में 8-10 शब्दों में बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज बेटर। इससे आपका स्पेस भी सेव होगा, इससे आपका आंसर भी यूनिक लगेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्री एंड मेंस का एनालिसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज की ज्योग्राफी में हमको अगर प्री और मेंस को एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ना है, जो हर टॉपर बताते हैं अपने इंटरव्यूज में, तो क्या रिसोर्सेज इसके लिए फॉलो करने हैं? बेसिकली देखो, आपको ज्योग्राफी में 6th to 10th एनसीईआरटी टच करने की जरूरत नहीं है। यस, नहीं है। इस चीज को बहुत क्लियरली वंस फॉर ऑल अपने माइंड में क्लियर कर लो। क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 11th एंड 12th के ये 4 एनसीईआरटीज पढ़नी है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ये आपकी क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, देन अगेन क्लास 11 की ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट हो गई, क्लास 12 की आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, एंड देन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यस, इस बुक को इग्नोर नहीं करना है, इस बुक को डेफिनेटली पढ़ना है। तो ये 4 आपकी बेसिक एनसीईआरटी 11th-12th की हो गई। इसके अलावा क्यों आपको 6th to 10th नहीं पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एक तो जो जीसी लियोंग जो बुक आती है ना, उसके इंडेक्स में जो पार्ट 2 है पूरे वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स के ऊपर ना, हर एक क्लाइमेटिक रीजन के ऊपर एक एक चैप्टर दिया हुआ है। बहुत ज्यादा बड़ा बुक नहीं है वो, छोटी सी बुक है, पतली सी। उसका बस सेकंड पार्ट आपको पढ़ना है। वहां से आपको सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही मिल जाएगी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, हर चीज के बारे में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा PMFIS, जब भी आप मान लो ज्योग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये आपको 3 शब्द दिख रहे हैं जो नीचे लिखे हैं मैंने, गूगल, ChatGPT एंड यूट्यूब। इमीडिएटली जा करके इसको यूज करो और समझो उस टॉपिक को। वहां से सपोज करो कि आप साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे हो, आपने एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी आपने खुद से उसे इमेजिन करने का कोशिश किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज टू इमेजिन। जब तक आप विजुअली इमेजिन नहीं कर पा रहे ना अगर ज्योग्राफी में, तो फिर आपको वो बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाला है कि पूरा साइक्लोन कैसे, उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से वो बनता है, आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, ये सब आप रट लोगे, साइक्लोन के लिए रट लोगे। चलो, देन सुनामी आ जाएगा, देन अर्थक्वेक आ जाएगा, देन लैंडस्लाइड आ जाएगी, देन क्लाउड बर्स्ट आ जाएगा। कितनों के लिए रटोगे? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। जब तक आपने विजुअली इमेजिन अगर एक बार नहीं किया तब तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप समझ गए ना इसको विजुअली इमेजिन करके, तो आप बहुत आराम से फिर उसको भूलोगे नहीं और हर टाइम
करेक्ट आंसर ही करके आओगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस। तो इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी में कोई चीज पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि आप उसे इमेजिन कर सको, कोशिश करो कि आप उसे अपनी मैप बुक में मार्क कर सको, कुछ भी हो, कोई भी माउंटेन का नाम आ जाए, लेक का नाम आ जाए, मार्क कर सको। और जब भी मार्किंग कर रहे हो ना, तो देखो, एक तो इंडिया के लिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप ऑक्सफोर्ड वाली जो मैप बुक आती है वो, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए ओरेन ब्लैक स्वैन वाली जो आती है एटलस, उसको आप यूज करो। ठीक है, मार्क करो। मार्क करते वक्त थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा नॉर्थ, थोड़ा सा साउथ, ये सब जो है देख लो। चारों डायरेक्शंस, जो भी एक लेक है, जैसे लेक तंगा एक का है तो उसके चारों तरफ देख लो एक बारी। ठीक है, टिबेटन प्लेट्यू पढ़ रहे हो तो उसके चारों तरफ देख लो कि अरे लेफ्ट में ये तो पामीर नॉट दिख रहा है, इससे तो 4-5 माउंटेन रेंजेस निकल रही है। चलो यही आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि जो पामीर नॉट है उससे जो 4-5 माउंटेन रेंजेस निकल रही हैं उनकी क्या नाम है, और उसको आप वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगा दो। क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए कभी प्रीलिम्स में, यू नेवर नो ना। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है। रिसोर्सेज में आपको ये हो गया, PMFIS का मैं यहाँ पे जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक है सिर्फ उसको रेकमेंड कर रही हूँ। उनकी 4 बुक्स आती हैं इन्हीं चारों एनसीईआरटीज के ऊपर। लेकिन जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली है, अगर आप इसको परचेज कर सकते हो तो परचेज कर लो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। जो टॉपिक समझ में ना आए सीधे उसको जाकर के गूगल पे टाइप करो और आगे लिख दो PMFIS। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड PMFIS का पूरा एक लिंक मिल जाएगा, जिसमें बहुत अच्छे से विद पिक्चर्स पूरा एक्सप्लेन किया होगा टॉपिक को, तो आप उसको वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी। नोट्स बनाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन एक विजन IAS का लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, जब सपोज करो आपको रिवाइज करना है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई करंट बेस्ड ज्योग्राफी का टॉपिक मिस ना हो जाए, तो उनका वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है, इसको आप लास्ट में यूज कर सकते हो रिवाइज करने के लिए। ठीक, तो ये हो गए आपके सारे रिसोर्सेज जो आपको ज्योग्राफी के लिए फॉलो करने हैं। देन इससे पहले कि हम आगे डे वाइज स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि कैसे हमें किस टॉपिक को कितने दिन में कवर करना है, उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहती हूँ। नवंबर ऑनवर्ड्स अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है एंड यू आर एमिंग टू गिव एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट फॉर UPSC in 2026, then this is the video right here जो आपको देखना चाहिए, because it's still not too late। चाहे आपने एक भी शब्द ना पढ़ा हो प्री का, आपको ये लग रहा है कि यार मैंने प्री तो पढ़ा ही नहीं, मेंस तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या ही फायदा 2027 में देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इस वीडियो को जाकर के देखो, मैंने वहां पे पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे रियलिस्टिकली आप चीजों को अभी भी मैनेज कर सकते हो, कैसे दिस इज द परफेक्ट टाइम टू हैव अ बिगेस्ट कमबैक इन योर प्रिपरेशन। ठीक, इसके अलावा मेंस GS1 के पूरे सिलेबस को, क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत सुपरफिशियली पॉइंट्स में दिया हुआ है, हमें उसको माइक्रो टॉपिक पे मैंने ब्रेक कर रखा है कि एग्जैक्टली किस सिलेबस हेड के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। इंटरलिंकेजेस के बारे में बात की है, बिकॉज अब क्या हो रहा है, GS1 में GS2, 3, 4 के भी क्वेश्चंस डाल के पूछे जाने लगे, तो उनको कैसे आंसर करना है, कैसे समझना है, तो उसके लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आज जैसे हम ज्योग्राफी को कर रहे हैं, वैसे ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। इन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट मिस देम। एक बार इनको जरूर देख लेना, बिकॉज इससे ना आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी। भले ही चाहे आप अपना कोई भी प्लान भी अगर फॉलो कर रहे हो और बहुत रिलीजियसली, जस्ट वॉच देम वंस कि कहीं आप कोई चीज मिस आउट तो नहीं कर रहे हो। बिकॉज मैंने जो मिस्टेक्स कही, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, आई ट्राई टू फिगर आउट। मैं एक सोचती हूँ कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, एज अ बिगिनर पढ़ रहा है, या किसी ने 2-3-4 अटेम्प्ट भी दे दिए हैं बट नहीं निकल रहा है प्रीलिम्स, या प्रीलिम्स निकल रहा है तो मेंस अटक रहा है, मेंस निकल रहा है तो इंटरव्यू अटक रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बिकॉज मैंने वो सारी सिचुएशंस खुद पर्सनली फेस किया है, इसलिए मैं एग्जैक्टली समझ सकती हूँ कि हम कहाँ कहाँ फंसते हैं। उन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं अपनी वीडियोस को क्रिएट करती हूँ। सो आई रिकमेंड यू ऑल टू वॉच देम, बिकॉज इट विल बी नॉट वेस्टेज ऑफ योर टाइम, दैट आई कैन बेट। ठीक है, ओके, सो नाउ अब हम देख लेते हैं कि पूरी ज्योग्राफी को हमें नेक्स्ट 30-32 डेज में कैसे कवर करना है। ठीक, देखो, सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है क्लास 11th की ये जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है ना, इससे, बिकॉज इससे हमारे सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे जो हमें आगे हेल्प करेंगे चीजों को समझने में, आंसर करने में, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, या इवन आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट भी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले हमें इस एनसीईआरटी को टारगेट करना है, जिसके लिए मैंने टोटल 11 डेज यहाँ पे पूरा डेडिकेट किया है अच्छे से। सबसे पहले जो डे 1 है, इसमें हमें 2 चैप्टर्स को कवर करना है, दैट इज चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ऑफ दिस एनसीईआरटी, दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक, इन 2 चैप्टर्स को आप यहाँ पे पढ़ोगे। अच्छा, पढ़ते टाइम ये होता है कि हम पढ़ के तो निकल लिए, लेकिन कितना दिमाग में है, कितना दिमाग में नहीं है, वो हम कैसे मैनेज करें, या कई बार हमें
कुछ चीजें आपको मिलेंगी जब आप स्पेशली ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाला। यहाँ पे कुछ टर्म्स मेंशन होंगी, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट हो गया या नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस हो गया। बस ये मेंशन कर दी है और मेंशन करके आगे चले गए हैं एनसीईआरटी में। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने क्या था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट भी लगा रही हूँ। इसी बुक में मैंने अलग से कोई A4 साइज शीट्स नहीं लिया है। इसी बुक में जो भी चीज एटलीस्ट मेंशन हुई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा गूगल करके या यूट्यूब करके या चैट जीपीटी के थ्रू बहुत छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, एक नोट लिख लिया है। बिकॉज मान लो अगर मैं इसी सेम चीज को अपनी आंसर राइटिंग में कहीं यूज कर सकती हूँ और इसको हल्का से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बाकी लोग तो सिर्फ नाम लिख के आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास 2 लाइन एक्स्ट्रा होगी लिखने के लिए, विच विल हेल्प मी टू गेन दैट एक्स्ट्रा 1 या 2 मार्क्स दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। या फिर सपोज करो आप यहाँ पे देखो, ये भी आपको एक पेज दिख रहा होगा कि मैं एक होता है ना कि हमने पढ़ लिया लेकिन हमको याद नहीं है कि इस पेज में क्या क्या हमने पढ़ा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस जिससे हमें पता चलता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, वो मैंने जो भी यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ है पूरा इनडायरेक्ट सोर्सेज, वो देखो मैंने उसी के लेफ्ट में बहुत शॉर्ट में बिल्कुल पॉइंट्स में लिख लिया है, ताकि अब मुझे ये पूरा कॉलम पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मैं अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज है उसी को पढ़ूंगी और उसी से मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में इनडायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। दैट्स इट। इस तरीके से आपको कवर करना है इस चैप्टर को। अगेन आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल वोल्केनोस के बारे में आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें हर तरीके के वोल्केनो सपोज करो डिस्कस नहीं किए हुए हैं, आपने जस्ट वोल्केनो यूपीएससी टाइप किया गूगल पे या वोल्केनो पीएमएफआईएस टाइप किया, ठीक है, या फिर आपने विजन आइस के वैल्यू एडेड मटेरियल में जाकर के देखा, आपको कुछ चीजें वहां पे एक्स्ट्रा अगर मिल गई, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे शील वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो, सिंडर वोल्केनो, ठीक है, सिंडर कोन सॉरी, तो उनके बारे में छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन यहीं पे लिख के कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझो, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में उसी पेज में समराइज करके बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में लिख लो कि कहना क्या चाह रहा है ये पेज। एंड अगर आपको थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको समझने में हेल्प करती है उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बेटर तरीके से, तो उसको भी वही कोशिश करो कि उसी बुक में लिखते जाओ जगह जगह जहां आपको मार्जिन में स्पेस मिले। ठीक, तो डे 1 पे आप ये 2 चैप्टर्स कवर करोगे। एक्स्ट्रास में मैंने अभी आपको जैसे बताया, आपको पीएमएफआईएस या वैल्यू एडेड मटेरियल होगा, उसको आपको थ्रू आउट सिर्फ इस एनसीईआरटी के लिए पीएमएफआईएस में बोल रही हूँ। ठीक है, अगेन कीप इन माइंड सिर्फ इस एनसीईआरटी के लिए उनको आप यूज कर सकते हो समझने के लिए चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को और बेटर तरीके से। एंड देन पढ़ने के बाद सपोज करो आपने ये 2 चैप्टर्स पढ़े, अब इन 2 चैप्टर्स से रिलेटेड प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 25 इयर्स दैट इज 2000 ऑनवर्ड्स, एंड मेंस के आपके लास्ट 7 to 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 एरियाज को टारगेट करते हैं माइंडेड, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, इस तरीके से आप कवर करोगे। देन डे नंबर 2 पे आप कवर करोगे चैप्टर नंबर 4, एक सिंगल चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इसको आपको कवर करना है। देन डे नंबर 3 पे उसके बाद आपको अगेन 2 चैप्टर्स कवर करना है, 5 and 6, विच आर योर मिनरल्स एंड रॉक्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाला चैप्टर हो गया। देन जो आपको नेक्स्ट डे होगा डे 4 पे, आप लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ इसे कवर करोगे। चैप्टर नंबर 7 को बड़ा चैप्टर है, इसको टाइम देना है और सिर्फ इसको डे 4 पे नहीं बल्कि डे 5 2 दिन आपको यहाँ पे देने, सॉरी 2 दिन आपको यहाँ पे इस चैप्टर को देने हैं, बिकॉज एक ही बार आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करो अच्छे से डीपली। मुझे भी कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से ज्योग्राफी के स्पेसिफिक एरिया टफ लगते हैं, सो दैट मैं उनके ऊपर वीडियोस क्रिएट कर सकूं। जैसे मैंने ऑलरेडी ओशन करेंट्स के ऊपर ये वीडियो क्रिएट किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसे जाकर के देख सकते हो, एक बार आपको समझ में आएगा माई वे ऑफ टीचिंग। सो डू लेट मी नो कि अगर आपको कौन से और टॉपिक्स हैं जहाँ पे नीड लगती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने कई बार ट्राई कर लिया, आपने हर तरफ से कोशिश कर ली समझने की, सो दैट आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स फॉर यू। ठीक, देन डे 6 पे हमें 2 चैप्टर्स को टारगेट करना है, दैट इज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, बिकॉज यहाँ से अब हमारा क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी हमने स्टार्टिंग के 5 दिन में कवर कर लिया है। डे 6 में आपका आएगा कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक हो गया। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अगेन दोबारा से दिखाती हूँ कि ये जैसे चैप्टर है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरी एनसीईआरटी का पेज। तो इसमें यूवी रेस के बारे में बात की हुई है, तो यूवी रेस के ऊपर ये देखो नीचे आपको दिख जाएगा, मैंने बहुत छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है कि जो यूवी रेस होती है ना, ये भी 3 टाइप की होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। इन तीनों का क्या क्या रेंज रहता है और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में मैंने छोटा सा यहाँ पे एक नोट प्रिपेयर कर लिया है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप एडिशंस अपने बुक में करते चलना पढ़ते टाइम। देन आपको चैप्टर नंबर 9 भी सेम डे पे पढ़ना है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, हीट बजट एंड टेम्परेचर के बारे में। देन कम्स डे नंबर 7, इसमें भी अगेन 2 चैप्टर्स हमको टारगेट करने हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स
एंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर हो गया। ठीक, जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा इसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगी। हमको कई बार एक बार ही पढ़ने के बाद लगता है कि यार ये क्या ही चीज आ गई, ये ट्रेड विंड होता क्या है, ये वेस्टर्ली क्या होता है, ये कैसे प्रेशर बेल मूव कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर कोई चीज एक बार में समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बहुत ही ज्यादा इतनी टफ है कि कभी समझ ही नहीं आएगी, या फिर कोई एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आपको कोर्स जाके खरीदना पड़ेगा उसको समझने के लिए पूरी ज्योग्राफी का। ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, पहले तो ये चीज दिमाग में रखो कि सिंपल चीजें हैं, समझ में आएंगी। आजकल हर एक चीज अवेलेबल है हर जगह, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी है। अगर तब भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं हूं आपके लिए, आप मुझे बताओ यहाँ पे आकर के कि आपको किस पे नीड है। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोज ऑन दैट। यू नीड टू टेल मी हेयर जो भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में, या आपको उसके अलावा भी कुछ भी टेंशन है लाइफ में, प्रॉब्लम है जो आप कहीं पे बोल नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज देखो, पढ़ाई ना तभी अच्छी हो सकती है जब आप मेंटली आप बहुत शांत हो, पीस ऑफ माइंड है आपके पास में। जब तक वो नहीं है तब तक आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप एक दिन में 20-20 क्या 22-22 घंटा भी पढ़ लो, और लगातार आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे आप अपना बेस्ट पोटेंशियल दे ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपका माइंड कभी फ्रीली वर्क ही नहीं किया। तो कई बार होता है कि हम जो चीजें नहीं बोल पा रहे होते हैं कहीं और पे, तो मुझसे शेयर कर लो, मुझे आकर के बताओ। यू कैन मेल मी, यू कैन इजिली रीच आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू मेल। मुझसे आके एक बार क्या होगा ना, आप शेयर कर लोगे, आपके मन का जो चीज है, मेंटल ब्लॉकेड है, वो निकल जाएगा, और आप फ्री महसूस करोगे, और अपनी पढ़ाई के टुवर्ड्स आप खुद ही डिफरेंस फील करोगे उसके बाद में। आई कैन जस्ट से दैट, मैं इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकती, बट येस आई कैन जस्ट सेइंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, जो भी मेरा लास्ट 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है यूपीएससी जर्नी का, नॉट ओनली ऑफ यूपीएससी जर्नी बट ऑफ यूपीपीसीएस एज वेल। तो मैं समझती हूँ सारी चीजों को जो एज अ एस्पिरेंट हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। ठीक, तो पढ़ाई अच्छे से करो, मन से करो, बिकॉज उसी से आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये टाइम निकलता जाएगा, अब बाद में हमारे पास ना सिर्फ रिग्रेट करने को हो जाएगा कि यार काश मैंने उस टाइम पे ना ये चीज नहीं की होती, तो आज मेरे पास एटलीस्ट मैं बेटर पोजीशन में होती जो मैं अभी हूं। आई एम टेलिंग यू दिस, ये होता है। ठीक, तो इसलिए मन से पढ़ाई करो जब भी करो। ठीक, उसके बाद आते हैं डे नंबर 8 पे। हमें एक चैप्टर करना है, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको कवर करना है। इसके साथ जो आपको मैंने जीसी लियोंग बताई थी ना कि उसमें आपको सेकंड वाला पार्ट कवर करना है, वो आप इसके साथ में यहाँ पे कवर करोगे। इसीलिए एक दिन इसको हमने पूरा दिया है, आराम से कवर हो जाएगा। देन उसके बाद डे नंबर 9 पे 2 चैप्टर्स हमें टारगेट करने हैं, 13-14, दैट इज वाटर ओशंस वाला एंड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स वाला। अच्छा, एनसीईआरटी में ना ओशन करेंट्स वाला टॉपिक कवर्ड नहीं हुआ है अच्छे से, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो मैंने अभी जस्ट बताया, अभी आई थिंक 2-3 मिनट्स पहले ही, कि मैंने एक वीडियो की हुई है ऑलरेडी, तो दैट्स वाई उसको जाकर के एक बार देख लेना, बिकॉज एनसीईआरटी में वो पोर्शन पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है। ठीक, उसके बाद डे नंबर 11 पे आपने 2 दिन में पूरा ओशियानोग्राफी वाला पार्ट डे नंबर 9 एंड डे नंबर 10 पे कवर करना है। देन डे नंबर 11 पे हमें 2 चैप्टर्स को टारगेट करना है, दैट इज चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16, लाइफ ऑन अर्थ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दैट्स इट, आपका फिजिकल ज्योग्राफी 11 डेज में हो गया है खत्म। विद प्रैक्टिस, जो मैंने ऑलरेडी बताया डे 1 के टाइम पे ही मैं बता चुकी हूँ, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको पीएमएफआईएस और विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल से जाकर के फटाफट एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद गो थ्रू कर लो, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए। कोई भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल है, ये एनसीईआरटी में वर्ड ही मेंशन नहीं है, तो कई चीजें होती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, और फिर आपको बाद में फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला फीलिंग आया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताना जरा इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, या एल नीनो और लानिना के बारे में जरा पूरा डिटेल में बताना एक बारी कॉन्सेप्ट, तो वो एनसीईआरटी में वो चीजें अच्छे से कवर्ड नहीं है, वो सारी आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ, पीएमएफआईएस एंड विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल और जीसी लियोंग। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको इतना 11 डेज में सफिशिएंटली आप कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे ना, उसमें हमें 11th की जो दूसरी एनसीईआरटी है इंडिया वाली, फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, उसको हमें कवर करना है। इस बुक को पढ़ने के लिए मैं आपको माइंडेड अभी बता रही हूँ, जो इंडिया की ऑक्सफोर्ड वाली एटलस है ना, मैप बुक है, उसको साथ में लेकर के बैठना, एक एक लाइन जब एनसीईआरटी की पढ़ना, उसको मैप बुक पे जाके मार्क करना। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू रिटेन दिस एनसीईआरटी, आई एम टेलिंग यू। ठीक, देन डे नंबर 1 और डे नंबर 2 हमें 2 दिन सबसे पहले तो देने हैं स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, जो आपका होगा इंडिया लोकेशन वाला है, बेसिकली 2 पेज का चैप्टर, एंड देन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जिसमें आप माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, आपके आइलैंड्स हो गए, उनके बारे में आप पढ़ोगे। तो इसमें आपको टाइम लगेगा। जो सेकेंड चैप्टर है
हर एक चीज़ को कवर करने में, समझने में, मैप बुक में साथ साथ मार्क करने में। इसलिए 2 दिन आप यहाँ पे इसको अच्छे से दो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बताओ, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। आप मुझे ये भी बताओ कि क्या हमें मैपिंग सीरीज शुरू करनी चाहिए फॉर ज्योग्राफी, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल। तो हम पूरा मैपिंग सीरीज कवर करेंगे। अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम पूरा हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मैपिंग। इनफैक्ट जो आपका प्लेसेस इन न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, जो भी आप मैपिंग से समझ सकते हो, हम उनको भी कवर कर सकते हैं। पर उसके लिए मुझे आपके जेन्युइन सजेशंस चाहिए। अगर इस वीडियो पे मुझे द टारगेट इज अबाउट कि ठीक है 1000 लाइक्स मिल जाते हैं या फिर मुझे नियर अबाउट 500 कमेंट्स भी मिल जाते हैं, देन आई विल ट्राई टू पुट इन दैट एफर्ट। बिकॉज मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि यार 1 या 2 वीडियो बनाई और उसके बाद में छोड़ दिया। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा हम डिटेल में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स व्हाई आई नीड टू नो योर फीडबैक, बट द टारगेट इज 1000 लाइक्स और द 400-500 कमेंट्स दैट आई नीड ऑन दिस वीडियो फॉर मैपिंग। ठीक, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, डे नंबर 3 और डे नंबर 4 पे हमें टारगेट करना है ड्रेनेज सिस्टम को। दैट इज बेसिकली अबाउट आपका हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, कौन सी रिवर कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है, सोर्स क्या है, उसका माउथ लोकेशन क्या है, सब कुछ, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कहाँ से निकल रही है वो ट्रिब्यूटरीज, क्या पैटर्न बना रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल ड्रेनेज बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बना रहे हैं या ट्रेलिस टाइप ऑफ पैटर्न है, वो सब कुछ आपका इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। 2 दिन इसको दो अच्छे से चैप्टर नंबर 3 को, क्योंकि मैप बुक पे अगेन आपको साथ साथ मार्क भी करना पड़ेगा। ठीक, आपका आराम से पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड यस, आपको प्रैक्टिस एज यूजुअल करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आपको कहीं और से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं ना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेली क्विज वाले सेक्शन पे, उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख लो। अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है, स्टार्ट डूइंग देम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। दैट इज द ओनली वे टू मास्टर ज्योग्राफी। जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट्स का, जितना प्रैक्टिस करोगे विजुअल इमेजिनेशन, जितना प्रैक्टिस करोगे विजुअल इमेजिनेशन का, कि कोई अगर आपको सीक्वेंस दे दिया है कि फलाना माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ लगा दो या रिवर्स को आप जो है साउथ टू नॉर्थ लगा दो, तो आप उसको तभी आंसर कर पाओगे जब आपने उसको विजुअली इमेजिन किया हुआ है। आप रट नहीं सकते हो इन चीज़ों को। देन डे नंबर 5 पे आपको एक टॉपिक कवर करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 4 में क्लाइमेट है। इंडियन क्लाइमेट को आपको पूरा कवर करना है अच्छे से, बिकॉज ये आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आगे हेल्प करेगा। देन डे नंबर 6 पे आपको कवर करना है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड 6। एंड लास्ट डे नंबर 7 पे आपको कवर करना है नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, दैट इज चैप्टर 7। तो आपका 7 डेज में इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट आराम से कवर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो यहाँ पे जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उनके किस टॉपिक को कैसे कवर करना है ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन आपको देने हैं चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को, दैट इज लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। अब जब आप ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ोगे, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, इसके लिए आपको पीएमएफआईएस वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप गूगल पे जाकर के उस टॉपिक का नाम और आगे पीएमएफआईएस लिख दोगे या आगे यूपीएससी लिख दोगे, तो आपको जो स्टार्टिंग के 2-3 लिंक्स मिलेंगे ना, उनको प्लीज गो थ्रू कर लेना फॉर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बिकॉज एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक्स कवर्ड है, लेकिन करंट अफेयर्स का इन्फॉर्मेशन है या फिर बहुत सारी एडवांसमेंट ऑलरेडी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो चुकी है, कि किस तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट यू कैन रीड इट फ्रॉम द वेज आई एम टेलिंग यू टू डू इट, कि थोड़ा सा गूगल हमें करना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। ओके, सो देन उसके बाद आपका डे नंबर 3 एंड डे नंबर 4 पे हमें जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, इस वाले सिंगल एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसको कवर करना है। इसको 2 दिन इसलिए दिए बिकॉज में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके, आयरन, कोल, मेटालिक रिसोर्सेज, फेरस, नॉन फेरस रिसोर्सेज। देन उसके बाद आपका बहुत सारे और हो गए, आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आ गए, आपके सारे जियोथर्मल रिसोर्सेज हैं, आपके न्यूक्लियर रिसोर्सेज है, सब कुछ इसमें आ गया। तो इसमें आपको 2 दिन लगेंगे एंड इसकी मैपिंग आपको अच्छे से करनी जरूरी है। डू लेट मी नो अबाउट द मैपिंग, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि क्या हमें मैपिंग सीरीज शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी उसमें अच्छे से इन डिटेल में कवर हो जाएंगी। देन उसके बाद डे नंबर 5 पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट इज चैप्टर नंबर 8, उसको हमें कवर करना है। इस वाले टॉपिक को आप गूगल पे जाकर के नाम लिख करके ना आगे पीएमएफआईएस जरूर डाल देना, बिकॉज वहां पे आपका कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सब तरीके की चीजें भी उसमें अच्छे से डिटेल में दी हुई हैं। यहाँ तो दी हैं वो बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है कि कैसे स्टार्ट हुआ था, किस तरीके से इंडस्ट्रीज फ्लरिश करना शुरू की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, लेकिन जो अब जो सिनेरियो है, कैसे हम कहाँ से ग्रो करके कहाँ तक पहुंच गए हैं, वो आपको नेट से कवर करना पड़ेगा। देन डे नंबर 6 पे आप 2 चैप्टर्स करोगे, दैट इज चैप्टर नंबर 10 एंड 11, विच आर अबाउट योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड।
देन डे नंबर 7 पे उसके बाद चैप्टर नंबर 1 एंड 2। देखो स्टार्ट हमने चैप्टर नंबर 5 एंड 6 एग्रीकल्चर से किया था, बिकॉज एग्रीकल्चर से भर भर के क्वेश्चंस मेंस और प्री दोनों में आते हैं, इसलिए जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको मैंने थोड़ा लास्ट के टुवर्ड्स ही रखा है। सो डे नंबर 7 पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन वाला आप कवर करोगे। देन आप डे नंबर 8 पे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये जो 2 चैप्टर्स हैं इन्हें कवर करोगे। और लास्ट डे नंबर 9 पे भी आप 2 चैप्टर कवर करोगे बहुत आराम से, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 12 विच इज अबाउट प्लानिंग एंड ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सम सेलेक्टेड इश्यूज। तो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। बात करें अगर अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसको आप हार्डली 5 डेज ही आपको देने हैं। स्टार्टिंग में डे नंबर 1 पे आपको चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो है उसको कवर करना है। डे नंबर 2 पे ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले चैप्टर को कवर करना है, दैट इज चैप्टर 10। देन डे नंबर 3 एंड डे नंबर 4 पे आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं अच्छे से, दैट इज अबाउट योर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली एक्टिविटीज। 2 दिन में बहुत आराम से इन 3 चैप्टर्स को आप कवर कर लोगे। एंड देन लास्ट डे नंबर 5 पे आपको 2 चैप्टर्स टारगेट करने हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 विच इज अगेन अबाउट योर ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो ऑलरेडी आप कहीं हद तक इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी कवर कर चुके होंगे। तो इस तरीके से आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी खत्म हो जाती है। बात करें अगर हम नोट्स की, तो नोट्स के ऊपर ऑलरेडी मैं ये वीडियो कर चुकी हूँ, आंसर राइटिंग के ऊपर भी वीडियो कर चुकी हूँ कि कैसे हम अपना फर्स्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने इन 2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।